नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ मौजूद है नवनियुक्त पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्य मंत्री राजेश अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले मैं राजेश जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। बहुत ही हंसमुख मिजाज और बिल्कुल सामने वाले लोगों को खुशनुमा माहौल में रमा देने वाले राजेश अग्रवाल जी जो है वो अपनी छवि बहुत ही नॉर्मल इंसान की तरह दिखाते हैं हमेशा। इससे पहले वो सरगुजा के विधायक रहे हैं और अभी भी विधायक हैं, और उनके इसी सरल भाव को देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी ने भी उन्हें एक बड़ा दारोमदार देने का फैसला किया। तो 3 जो नए मंत्री बनाए गए हैं, उन तीनों ही नए मंत्रियों में एक नवनियुक्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी भी हैं। तो बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही होगा कि राजनीति में आना किसी घटना से संबंधित है या आपको पहले से शौक था कि राजनीति ही करनी है? नहीं, हमारा परिवार शुरू से राजनीति में रहा है। हमारे चाचा 77-78 में जनपद में अध्यक्ष रहे जी। बड़े भैया 2000 से जनपद के उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष सीट रिजर्व हो गई थी। मैं खुद 2009 का नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, 1 वोट से पराजित हुआ था। 14 में फिर नगर पंचायत अध्यक्ष रहा। उससे पहले हमारे गांव में उप सरपंच भी रहा। तो लगातार बचपन से ही राजनीतिक परिवेश में रहे। भले हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं, लेकिन राजनीति शुरू से रही। जब आपको बीजेपी की टिकट मिली तब सोचा था कि मंत्री की रेस में भी आगे जाने का मौका मिलेगा आपको? देखिए, हम लोग पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भी दायित्व देगी, टिकट दिए, चुनाव लड़े, जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद रहा, चुनाव जीत गए। पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी दायित्व समय समय पर दिया गया उसका पूरा करते रहे। अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व और हमारे सबसे बड़े मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी का आशीर्वाद मिला। तो ये एक दायित्व है जो हमको मिला है, इसका हमको निर्वहन करना है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले भरोसा था कि जो पार्टी जीतेगी उसमें आपको मंत्री बनने का भी मौका मिल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वो अपने भविष्य के लिए नहीं सोचता है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का सोचने का विषय रहता है कि किस कार्यकर्ता को किस दायित्व में लगाना है। तो जैसा हमारा नेतृत्व हम लोगों को आदेश करता है उसका पालन करते हैं। सर, कांग्रेस में भी आप सक्रिय रहे हैं और अचानक से फिर आप बीजेपी ज्वाइन किए, बीजेपी पार्टी में आए। उसके बाद अब भाजपा ने काफ़ी एक पद भी दिया है आपको। क्या लगता है ये सब कैसे संभव हो पाया? कभी सोचा था कि अगर मैं कांग्रेस से भाजपा जा रहा हूँ तो उतनी ही रिस्पेक्टफुली मुझे दारोमदार दिया जाएगा, ऐसा मन में था पहले? देखिए, हमारे पिता स्वर्गीय चांदीराम अग्रवाल जी शुरू से जनसंघ में रहे जी। पार्टी का काम नहीं करते थे वो, लेकिन जनसंघ में रहते हुए आरएसएस और जनसंघ के लोगों की सेवा, क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहते थे। वही संस्कार हमको मिले। मेरे बड़े भैया जो जनपद में उपाध्यक्ष रहे वो बीजेपी में ही रहे। मैं भी मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ही सहमत व्यक्ति हूँ। आपको इसका एक उदाहरण बता दूं कि मैं 2012 में जब कांग्रेस में था, एक प्रकार से कह लीजिए, लखनपुर में शिशु मंदिर की स्थापना की बात आई। मतलब चल रहा था पुराने समय से किराए के मकान में। तो सबसे पहले मैं ज़मीन खरीद के दान में दिया और मेरे बड़े भैया ने वहाँ जन सहयोग से बहुत अच्छा शिशु मंदिर बनाया। तो वैचारिक रूप से हम लोग शुरू से भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। मंत्री बनने में सबसे ज़्यादा सहयोग किस बात का रहा? कौन सा मंत्र काम आया? देखिए, कोई मंत्र की बात नहीं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और मैं तो कहूँगा कि मेरे ऊपर विशेष कृपा रही उनकी, तो दायित्व मिला है मुझे।
कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव, जो आपके ही क्षेत्र से आते हैं, कैसे संबंध है उनके साथ? नॉर्मल, अच्छे संबंध है। आपके संभाग के महाराज है वो, एक लंबे समय से वो प्रथा चलती आ रही है महाराज वाली। अब चूंकि आप वहाँ के मंत्री हैं, संवाद हो पाया है आपके मंत्री बनने के बाद? बिल्कुल होता है। देखिए, बहुत वरिष्ठ हैं, मेरे संबंध शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं। समय समय पर किसी न किसी बात को लेकर हम लोग के आपस में बातचीत भी होती रहती है, तो बहुत अच्छे संबंध हैं, कहीं उसमें वो नहीं है। डिप्टी सीएम रहे हैं वो पिछली सरकार में, कहा जाता है कि सरगुजा संभाग में चलती है काफ़ी उनकी। तो इस नाते जब आपको टिकट मिली बीजेपी से, तो उस दौरान आपके मन में ये आया कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा? नहीं, देखिए, 2018 से 2023 तक हम विपक्ष में थे जी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी संघर्ष किया। पूरे 5 वर्ष तक हम लोग जनता के साथ मिलकर उस सरकार के जो भी नाकामी कह लीजिए या गलत वो था, उसका हम लोग पुरजोर विरोध किए, हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। और खाली मेरी सीट की बात नहीं है, आप ये देखिए कि हम 2003 से 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार में रहे, लेकिन इस बार ये जो पिछली सरकार के कुप्रशासन की वजह से उस समय हम 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे जी। आज 54 का आंकड़ा में हम पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, जो हमारे 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का विश्वास कह लीजिए और 5 साल के इनके कार्यकाल का अविश्वास, ये उसी की परिणति है कि आज हम और मजबूत होकर उभरे हैं। साथ ही साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके देश के प्रति प्रेम, विकास, सभी योजनाओं को देखते हुए पूरे देश की जनता, खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश की जनता आज हमारे अपने प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास व्यक्त कर रही है, उनकी पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त कर रही है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी देश की जनता के विश्वास को पर खरे उतर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए पूरे देश में विस्तार होते जा रहा है। सरगुजा संभाग में विकास के लिए राजेश अग्रवाल जी की आगे की क्या प्लानिंग है? सही पूछिएगा तो विधायक के रूप में अंबिकापुर या सरगुजा का जी विकास देखते थे। निगम क्षेत्र में हमने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी विकास के मामले में बहुत आगे चल रहे हैं। आपने अभी देखा भी होगा कि उनको टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में नंबर 2 मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। तो मोदी जी की गारंटी जो हमारी घोषणा पत्र में था, उसको बहुत कम समय में पूरा करते हुए पूरे प्रदेश के विकास को एक नया आयाम दे रहे हैं। हम लोग उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एकदम कटिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आपके संभाग में मैं अगर बात करूं पर्यटन की, तो किस तरीके की क्या संभावनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छाप छोड़ी है इसकी, तो आगे का क्या प्लान है इसके लिए? देखिए, वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ कहिएगा, जिसे अपन कहते हैं कण कण में शंकर है, वैसे पग पग पर टूरिज्म के लिए स्थान है जी। लेकिन बस्तर और सरगुजा, जिसका हर मतलब कह लीजिए हर जगह पर्यटन के लिए अपार संभावना है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, टूरिज्म के क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है, आप देखिए विदेश में कई देश खाली टूरिज्म के दम पर चल रहे हैं। जी। तो
हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वही योजना है, और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी, उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान है। टूरिज्म खाली घूमने फिरने या पर्यटन की एक जगह न होके हमारे युवा वर्ग को रोजगार के लिए, माताओं बहनों के रोजगार के लिए, स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए, आप देखिएगा तो गाइड का, ट्रेवल्स का, होटल का, सभी स्वरोजगार इसमें बढ़ेंगे। तो हम सब का, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सहित हम सब का प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म का विकास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ पाएँ। विधायक बनने के बाद मंत्री बनने पर क्या लगता है, कितना परिवर्तन आया है आपके कार्य में, आपके कार्यभार में? वही अभी मैं बताया, पहले अंबिकापुर या सरगुजा तक सीमित था, अब पूरे प्रदेश की जवाबदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में एक सहयोगी के रूप में हूँ। अपने विभाग के साथ साथ दूसरे विभाग का भी रहता है कि भाई सभी क्षेत्रों का हम ध्यान रखें। तो व्यस्तता भी बढ़ी है लोगों की, चूँकि छत्तीसगढ़ की जनता ने विशेष आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, तो अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। हमको उन अपेक्षाओं को भी पूरा करना है। तो निश्चित रूप से कार्यक्षेत्र बढ़ा है, जवाबदारी बढ़ी है, तो व्यस्तता भी बढ़ी है, तो बदलाव तो काफ़ी आया है, लेकिन हम सब मिलजुल कर उसको करेंगे पूरा। राजेश जी, जब बात मंत्री बनाए जाने की चल रही थी तो बड़ा ही सभी के लिए डिफ़िकल्ट था चुनाव करना, क्योंकि आपको भी पता है पहले नाम कुछ और ही चल रहे थे, लेकिन एक मंत्री बनने के एक हफ्ते पहले जो नाम चलने लगे वो लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। तो उस दौरान आपकी मनोदशा क्या रही थी? एक्चुअल हकीकत यह है कि मीडिया से ही जानकारी मिली। अच्छा। एक सप्ताह पहले, उससे पहले तो हम लोग इस लाइन में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्साह भी बना जी। बहुत उत्सुकता भी रही, संदेह भी रहा। तो एक सप्ताह तो कठिनाई से गुजरे जी। लेकिन मैं बार बार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे मुखिया के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर उन्होंने एक कृपा बरसाई है। कहा जा रहा था कि जो दो नाम मंत्री पद के और आए थे वो पहले से हो गए थे तय, लेकिन जो पेच फंसा था वो राजेश अग्रवाल और एक व्यक्ति के नाम के बीच फंसा था। तो क्या ऐसा था वाकई में, और क्या वाकई लास्ट में जो पूरा मतलब एक तरीके से जो पेच जो था क्लियर होने में आप ही के नाम पर समय लग गया? देखिए, कुछ तो मीडिया के मित्रों के द्वारा रियल में उस सप्ताह भर मैं किसी से मिला जुला नहीं हूँ, और लास्ट के 2-3 दिन तो मेरा फ़ोन भी बंद रहा, मैं इस रूम से बाहर नहीं निकला। तो फ़ोन बंद करने को कहा गया था या आपने खुद बंद कर दिया था? नहीं, बार-बार लोगों की इंक्वायरी बहुत ज़्यादा आ रही थी। जी, जी, जी। तो मैं, चूँकि जो भी निर्णय लेना था हमारे नेतृत्व को लेना था, हम लोग का उसमें कहीं कोई वो चीज़ रहता नहीं है, तो इसलिए मैं फ़ोन बंद करके 2-3 दिन यही रहा आराम से जी, जी। कि कुछ नहीं पता मुझे। हाँ। तो मंत्री बनने के बाद कैसा लगा आपको? मंत्री बनने के बाद किस तरीके से खुद में परिवर्तन आपने महसूस किया कि अब मेरे कंधों पर भार ज़्यादा है? तो कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है आगे का कार्य? राजनीति में है, सभी चीज़ों की जानकारी रहती ही है कि विधायक बनेंगे तो हमारे दायित्व क्या रहेंगे, आज मंत्री बने हैं तो दायित्व क्या रहेंगे। तो दायित्व स्वीकारने के लिए तो मानसिक रूप से सभी तरह से मैं तैयार था। कैसा लग रहा है? तो बहुत खुशी लग रही है। यह तो कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरा विधानसभा क्षेत्र, मेरा जिला और छत्तीसगढ़ के भी बहुत से जगहों से खुशी व्यक्त की गई, उत्साह का वातावरण रहा। तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि राजेश अग्रवाल जी काफ़ी बड़े उद्योगपति के काफ़ी करीबी हैं और उन्हें मंत्री बनाए जाने के लिए उनकी भी भूमिका है। क्या इसका जवाब देंगे आप? बिल्कुल दूंगा। मैं पहली बात तो
ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता, और एकदम हकीकत ये है कि जिनका नाम लिया जाता है उनसे दूर दूर तक मेरा कहीं कोई संबंध संपर्क नहीं है। मुझे अगर ये दायित्व मिला है तो ये हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया, इसलिए मिला है। क्या लगता है आपको बात कि इस तरीके की बात किस तरीके से आई, क्यों लोगों को ये सवाल करने पड़ रहे हैं? आज ये सवाल क्यों मैं पूछ रही हूँ? सबसे बड़ा कारण ये है कि जिनका नाम आता है जी, उनका काम हमारे क्षेत्र में चलता है। नाम इसी वजह से आया होगा। बिल्कुल। लेकिन चुनाव से पहले तो देखिए, आप सभी कोई जानते हैं कि 2023 के काउंटिंग से पहले राजेश अग्रवाल कौन है ये बहुत कम लोग जानते थे। तो जिनका नाम लिया जाता है वो तो जानते ही नहीं थे। विधायक बनने के बाद भी मेरा उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क संबंध कभी भी नहीं रहा है। जी। मैं नेचर वाइज बहुत ही सहज सरल, अपने मुंह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एकदम अलग किस्म का रहन सहन, पिताजी के द्वारा दिए हुए संस्कारों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। किसी भी प्रकार के उसमें नहीं रहता हूँ, और जो भी मुझे मिला है ये मेरे पार्टी ने, हमारे मुखिया ने दिया है। आपके मंत्री बनने के बाद टीएस बाबा की बधाई का संदेश आया आपको? व्हाट्सएप में आया था, व्हाट्सएप में, फेसबुक में उनका आया था। क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हैं तो एक सवाल तो मैं पूछूंगी कि क्या लगता है कि उनके नेतृत्व में सरगुजा संभाग का कितना विकास हुआ या अभी बहुत काम बाकी है? पिछली सरकारों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, खासकर विपक्षी सरकार का। बोलना होगा तो मैं बताऊंगा बिल्कुल कि वास्तव में, मैं तो गांव में रहता हूं, गांव का अगर विकास हुआ तो देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, भारत रत्न हैं, जब वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की, वास्तव में गांव का विकास उससे हुआ। दूसरा विकास हुआ, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी 2003 में। आप लोग शहर के रहने वाले हैं, आप लोगों को नहीं पता है, हमारे यहाँ चावल 20% लोग भी नहीं खाते थे। चावल का हाफ को कनकी बोलते हैं, 1/4 को खुदी बोलते हैं, वही चलता था। मैं तो खुद व्यापारी आदमी हूँ, हम लोग बेचते भी थे, उसको भी लोग नहीं खरीद पाते थे। मैंने इतनी बड़ी भूख थी, ज्वलंत समस्या थी। ये हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है, जिन्होंने लोगों की भूख खत्म की। उसका परिणाम ये हुआ कि जब लोगों का पेट भरा तो बच्चों की पढ़ाई तरफ वो ध्यान दिए, अपने खेती के बाकी चीज़ों पर वो ध्यान दिए। आपको बता दूं, खेती के लिए पहले लोग गांव के महाजन से सूद में पैसा लेते थे, फसल काट के उसको देते थे, ब्याज की छूट किए डॉक्टर रमन सिंह जी। तो निश्चित रूप से हमारी जो 15 साल की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, वास्तव में छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा योगदान है। सरस्वती साइकिल योजना जब चालू किए, आप आज किसी भी स्कूल में चले जाइए, 9th 10th 11th 12 में, आपको लड़कों से ज़्यादा संख्या लड़कियों की मिलेगी। और सरस्वती साइकिल योजना की देन है। तो हमारी सरकार 2003 से 2018 तक थी, छत्तीसगढ़ का भरपूर विकास हुआ जी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे गांव-गांव का विकास हुआ। और मोदी जी के आने के बाद आप देखिए, हमारा गांव का आदमी, भूख तो डॉक्टर रमन सिंह जी मिटा दिए थे, लेकिन पुराने ज़माने में कहा जाता था रोटी कपड़ा और मकान। मकान की जो समस्या थी, आप आज गांव में जाइए, किसी का भी प्रधानमंत्री आवास है, उसको पूछ के देखिए कि भाई आप अपने लाइफ में सोचे थे पक्का मकान में रह पाएंगे? कभी। मैं एकदम करीबी से देखा हूँ गरीबी को, बहुत करीब से। मेरा बचपन गांव में बीता है।
इवन मैं बता दूं कि मैं पिछले 15 सालों से गांव में ठंड के समय में ऊनी कपड़े कंबल बांटने जाता था। तो उन मान लीजिए 100 रुपये का हम कंबल दे रहे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि हमको पता नहीं क्या मिल गया, कितनी बड़ी चीज़ मिल गई, ये स्थिति थी। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे स्टेट में रही चाहे सेंट्रल में रही, ये उनकी देन है कि हमारे छत्तीसगढ़ जैसे बहुत पिछड़े इलाके में संपन्नता आई है। राजेश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था? ऐसे तो आप बहुत ही खुश मिजाज, हमेशा हंसते रहते हैं। बचपन कैसा बीता है आपका? शरारती थे बचपन में या संभले हुए? नहीं, शरारती में कभी नहीं रहा। ईश्वर की दया से किसी प्रकार की कमी नहीं थी जी। मैं छुपाता नहीं हूँ उस चीज़ को। सही बात। ईश्वर की दया से किसी प्रकार की कमी नहीं थी। हमारे स्वर्गीय पिताजी और पूरा परिवार माने गांव के गरीबों के, ज़रूरतमंद के सेवा में हमेशा लगा रहता था जी। मैं भी उन्हीं संस्कारों में पला बढ़ा और उसी संस्कार का पालन करते हुए बढ़ा हूँ। मेहनती खूब था जी। शरारती नहीं था, लेकिन मेहनती खूब था। खेती करता था तो मैंने ट्रैक्टर से नागर जोतने गया तो 8 घंटे नागर जोत देता था। सब कुछ किया हुआ है आपने, किसानी वगैरह? खूब, हाँ, खूब खेती की है। खूब गांव-गांव में उस समय ट्रैक्टर ही था साधन, सामान पहुंचाने जाना पड़ता था। गांव-गांव सामान पहुंचाने खुद ड्राइव करके जाता था जी जी। शुरू से मेहनती खूब रहा, लेकिन वैसा और बच्चों के टाइप न खेल कूद के लिए टाइम था न शरारत करने के लिए। अपने काम करते थे आप बचपन से। हाँ। परिवार में कौन कौन है? हम लोग 5 भाई थे। बड़े भाई एक्सपायर कर गए हैं, 4 भाई हैं हम लोग। मेरा एक बेटा एक बेटी है जी। क्या करते हैं बच्चे? पढ़ लिख के अभी घर में ही हैं। बेटे की शादी हो गई है जी। बेटिया MBA कर ली है, अब कहीं जॉब करेगी जी। कैसा लगता है परिवार को? अब तो पिताजी मंत्री हो गए हैं, परिवार को कैसा लगता है? और जब पहली बार आप मंत्री बने तो क्या दिखा उनकी आंखों में, किस तरीके की चमक थी? बहुत खुश है पूरा परिवार। मेरी माताजी लगभग 87-8 की हैं। जिस दिन मैं यहाँ शपथ लिया जी, तो वहाँ कोई संवाददाता मीडिया वाला पूछा उनसे कि मंत्री बन गया आपका बेटा, क्षेत्र के लोगों की सेवा करेगा? हमारी माँ तुरंत बोली कि बचपन से सेवा कर रहा है, अब क्यों नहीं करेगा। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत शानदार। बहुत खुश हैं, लेकिन परिवर्तन मेरे परिवार में किसी में नहीं आया। अभी हम लोग स्कूल में बच्चों को कुछ कुछ सामान बांट रहे हैं अपने तरफ से, कपड़ा, कापी उपी। मेरे परिवारजन गए थे एक स्कूल में, नॉर्मल ढंग से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था जी। मंत्री बनने से पहले, उस बीच में किसी कारण से रुक गया था, लेकिन फिर मैं देखा कि चालू कर दिए हैं। विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के बाद जैसा आपका पहनावा था, मंत्री बनने के बाद भी वैसा ही है बिल्कुल? क्योंकि बाकी मंत्री जो है वो बिल्कुल कुर्ता पैजामा और बिल्कुल जैकेट पैकेट लेके चलते हैं, लेकिन राजेश जी तो बिल्कुल शर्ट पैंट में ही चलते हैं। तो ये किस लिए? परिवर्तन ही नहीं किया आपने, बिल्कुल वैसे ही है। मेरे को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ जी। पहली बात। और मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही पहनता हूँ, जो अच्छा लगता है वही करता हूँ। हालांकि उसमें एक शब्द जोड़ूंगा कि भाई जनता को भी अच्छा लगे जी जी। लेकिन ये पहनावा ओढ़ावा रहन सादगी पसंद है इसमें। हाँ, शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। स्कूटी लेके निकल जाते हैं कहीं भी आप? नहीं, कहीं भी नहीं। लखनपुर एकदम छोटी सी जगह है। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखे हमने। जनरली मंदिर में स्कूटी से ही जाता हूँ, और प्रॉपर लखनपुर में कहीं भी, चाहे किसी की शादी ब्याह फंक्शन मरनी जिन में जाऊँगा तो स्कूटी से ही जाता हूँ। अब बल्कि थोड़ी समस्या आ रही है कि हमारे गार्ड वुड लोग मना करते हैं कि नहीं जाना है जी जी। तो मेरे लिए बल्कि थोड़ी दिक्कत जा रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर लखनपुर में। और वहाँ किसको दिखाऊंगा जी जी, जहाँ जन्म लिया हूँ, पहली से लेके 11वीं तक की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई अंबिकापुर किया। हाफ पैंट में वहाँ घूमा हूँ, तो किसको बन ठन के दिखाऊंगा? एक एक चीज़ मेरे गांव के लोग जानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस बार जो नई सरकार है
इसमें अधिकतर लोग नए लोगों को मौका दिया है। पुराने भी हैं लेकिन कुछ अनुभवी लोग बहुत से हैं। तो जब आप लोग किसी चीज़ के लिए आप फंसते हैं, चाहे कैबिनेट बैठक हो या फिर विधानसभा, क्योंकि वो तो आपका नया ही सेशन था, तो अपने बड़ों से किस तरीके से गाइडलाइन मिली आपको? उसमें कहीं कोई कमी लगी या भरपूर अच्छे तरीके से आप लोगों को, जो आपके बड़े हैं, जो अनुभवी नेता है, वो गाइडलाइन देते हैं आप लोगों को? मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मैं हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और भरपूर प्यार के साथ हम लोगों की जिज्ञासा दूर करते हैं और सिखाते भी हैं हम लोगों को जी। जो भी ऐसे करना है, विधानसभा में ऐसे क्वेश्चन लगाना है, ऐसे करना है। हमेशा ये बाहरी में ये सब दिखता है और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कोई आज नया प्रयोग नहीं हुआ है। आप देखिए कि पूरे सांसद, जीते हुए सांसद एक साथ नए दे दिए जी। गुजरात मंत्रिमंडल पूरा नया चेंज हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ये प्रयोग हमेशा चलता रहता है। नए लोगों को अवसर देने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में शुरू से है। कोई इसमें अलग से विषय नहीं है कि उनको हटाया गया, इनको रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही है। एक सवाल और लूँगी। विपक्ष के बारे में आप ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये तो आपने कहा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल है कि अभी इस वक्त विपक्ष को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से खुद पर विश्वास है कि आने वाले समय में वो अपनी सरकार बना रहे हैं। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जनता वर्तमान विपक्ष को नकार चुकी है, उनके नेतृत्व को नकार चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो फिर भी वो मजबूत विपक्ष में है, बाकी जगह तो वो स्थिति भी नहीं है। और मैं तो उनको शुभकामना दूंगा कि विपक्ष में बने रहें। तो ये थे हमारे साथ संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरगुजा संभाग में अब विकास की बयार बहेगी। वो जितनी सादगी से खुद रहते हैं उतनी ही सादगी से सरगुजा के संभाग को भी संवारेंगे और अपने बड़ों से सीखेंगे, गाइडलाइन लेते रहेंगे लगातार। अगर मैं बात करूं तो राजेश अग्रवाल जो है वो हमेशा अपनी सरलता के लिए जाने जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इनके विधायक बनने के बाद उतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन अब मंत्री बनने के बाद बेहद पॉपुलर हो गए हैं। तो इसी के साथ इस इंट्रोडक्शन को मैं यही ख़त्म करती हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए।